आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म व्याधि के बारे में। यानी कि जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम वर्टिगो और कभी-कभी इसे हम डिजीनेस भी बोलते हैं। चक्कर आना, चक्कर जैसा फील होना बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स है और हमारे पास पेशेंट आते-आते काफी अपना इवैल्यूएशन कर चुका होता है। काफी वो अपने डॉक्टर को दिखा चुका होता है, ईएनटी को दिखा चुका होता है, जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया होता है और फिर एंड में आयुर्वेद के पास आता है। अब आयुर्वेद पे आने के बाद यानी कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि हम उस व्याधि को यानी इस भ्रम व्याधि को किससे कंपेयर करें। टर्मिनोलॉजी देखा जाए तो चक्कर आना ये वर्ड मतलब भ्रम होता है और संहिता में सिंपल जो है अलग-अलग रेफरेंसेस आते हैं कि शायद पित्त के कारण होता है, वात के कारण होता है, कभी-कभी पित्त आवृत वात के लक्षण में भी हमने ये ब्रह्म लक्षण देखा हुआ है, यानी कि काफी अलग-अलग पैथोलॉजी होती है। लेकिन उससे भी पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है ये डायग्नोस करना कि एग्जैक्टली वो है क्या। तो आज एक बहुत ही नए टर्म्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो रिसेंटली एक केस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि देर इज समथिंग कॉल इट एज अ persistent postural perceptual dizziness, जिसे अब मैं आगे जाके बार बार पीपीडी या इसे दूसरे लैंग्वेज में 3PD कहते हैं। और नॉर्मली हम इस व्याधि को नहीं पढ़ते लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट अपने पास आते हैं वो बोलते हैं कि मुझे चौबीसों घंटे चक्कर आने जैसा फील होता है। मैं थोड़ा भी ट्रेन फास्ट चली तो मुझे चक्कर आने लगता है। अचानक कोई साउंड बढ़ा दिया तो चक्कर आने लगता है। अचानक कोई हम मैं कहीं गई और अचानक कोई लाइट ऐसा फ्लैश हो जाता है तो मुझे चक्कर आने लगता है। तो हम बोलते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेस के कारण होगा, ओके ओके। लेकिन बात ऐसा है कि आज हम देखेंगे कि ये जो भ्रम व्याधि है जिसको आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं 3PD से, वो आयुर्वेद के अंदर उसको ट्रीट कैसे किया जाए और हमारे पास वर्टिगो के सबसे ज्यादा केसेस इसी के ही आते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अनडायग्नोस वर्टिगो है, अनडायग्नोस 24 आवर वर्टिगो है, जहां पर्सन गिरता नहीं है लेकिन उसको चक्कर जैसा लगता है, बहुत ज्यादा चक्कर जैसा लगता है, हर छोटे छोटे एक्टिविटी में चक्कर जैसा लगता है। ये सब के सब का डायग्नोस जो है हमारे 3PD यानी पीपीडी में होता है। अब इसके पहले हम स्टार्ट करें कि आज का सेशन और इसमें हम जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली आयुर्वेद इसे कैसे ट्रीट करता है। तो हमारा अगर सिंपल में इस संप्राप्ति के बारे में बात करें तो कोई भी जो भ्रम होता है यानी कि कोई भी जो चक्कर आना होता है ये हमेशा वात दोष से ही ज्यादा करके रिलेटेड होता है। ऑफ कोर्स पित्त भी करती है लेकिन पित्त या तो अनुबंध होती है वात के साथ और या तो खाली वात अलग होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो क्रॉनिक वर्टिगो सुनने के लिए मिलता है यानी कि जिसमें चक्कर आता है और खास करके वो केसेस जो 24 आवर होता है उसके अंदर मज्जा धातु की दुष्टि और मज्जा धातु की दुष्टि के कारण वात प्रकोप ये बहुत ज्यादा देखने मिलता है। यानी कि इसे कहते हैं कि हमारे अगर मज्जा धातु का स्नेह बरोबर ना हो या उसका पोषण बरोबर ना हो, उसको प्रॉपर ओज ना मिले, तो ऐसे समय पे वायु प्रकोपित बहुत जल्दी होता है। और यही चीज है कि हमारे इंद्रिय यानी कि कर्ण में आश्रित होके और मज्जा में आश्रित होके भ्रम लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो भ्रम ये वातज ही लक्षण है लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि मज्जा धातु के संयोग के बिना नहीं होता है। इसलिए कोई भी जब आप वर्टिगो या परसिस्टेंट डिजीनेस ये सिम्टम को ट्रीट करते हो तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट को जो है एक तरह से पैरेलल साथ में रखना। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक 2-3 मिनट में मुझे समझाना है कि व्हाट इज अ परसिस्टेंट पोस्चरल परसेप्शुअल डिजीनेस। अब इस वर्ड को देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है पर सिंपल है। परसिस्टेंट यानी कि चौबीसों घंटा, पोस्चरल यानी कि ये पेशेंट चौबीसों घंटे अपने पोस्चर को करेक्ट करते रहते हैं कि यहाँ अगर टेढ़ा हो जाऊंगा तो चक्कर आ जाएगा, ऊपर से नीचे जंप करूंगा तो चक्कर आ जाएगा, मैं झूला झूलूंगा तो चक्कर आ जाएगा, मैं ट्रेन में बैठूंगा और ट्रेन फास्ट हो गई तो मुझे चक्कर आ जाएगा। परसेप्शुअल यानी कि हर चीज को ये परसेप्ट करते हैं, हर सिम्टम्स को ये परसेप्ट करते हैं और इसी के कारण डिजीनेस होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि परसिस्टेंट पोस्चरल
परसेप्चुअल डिजीनेस, 3PD या PPPD। अब देखो इसमें होता क्या है, इसके अगर संप्राप्ति को थोड़ा सा अच्छे से समझो तो मैं आगे किसी और लेक्चर में कवर करूंगा कि कैसे बहुत सारी चीजों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि किसी को कभी अचानक वर्टिगो का अटैक आया हो, अब भले वो पोजिशनल वर्टिगो हो या किसी को मीनियर डिजीज हो या किसी को वेस्टिबुलाइटिस हो ड्यू टू हर्पीस हो या किसी को माइग्रेन में हो। बहुत सारे लोग ये ज्यादा करके मुझे 6-7 पेशेंट जो मिले वो मोस्ट ऑफ द टाइम में या तो पोजिशनल वर्टिगो या माइग्रेन के होते हैं। तो माइग्रेन और पोजिशनल वर्टिगो को ट्रीट करना होता है और वो ट्रीट होता भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता है पॉइंट नंबर 2 कि इंस्टेड ऑफ हीलिंग यानी कि ब्रेन इसको समझे कि ये चक्कर क्यों आ रहा है, ब्रेन और कंफ्यूज होते जाता है। यानी हम इसे बोलते हैं कि न्यूरो वायरिंग या न्यूरो नेगेटिव पैटर्न बनना चालू होता है। और इसमें जो होता है ब्रेन कंटिन्यूस ठीक होता है। जैसे स्टेज नंबर 3 देखो कि ब्रेन 24 घंटा सोचता है कि मुझे वो चक्कर क्यों आया, मुझे चक्कर का कारण क्या है, क्या मेरे दिमाग में कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया है। फिर हमारा सीटी स्कैन निकालते हैं, फिर एमआरआई निकालते हैं, फिर वो दिखता है कि अरे इसमें कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे चक्कर आ रहा है। ये कैसी प्रॉब्लम है, ये कैसा चीज है कि जो मुझे कंसिस्टेंट हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस फीडिंग है यानी कि ब्रेन हीलिंग होने के बजाय यानी कि अच्छा मुझे कुछ नहीं है, मैं एकदम शांत हूँ, मैं मुझे कोई भी टाइप का डिजीनेस वगैरह ये जो धीरे-धीरे हील हो जाएगा, इसमें ब्रेन जो है एक गलत पैटर्न पे रिवायरिंग करता है और यही कॉज़ है कि वो हील नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसा है कि सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को या ब्रेन को तभी हील कर सकती है, किसी ऑर्गन को तभी हील कर सकती है, जब उसे मौका दिया जाए। तो इंस्टेड ऑफ हीलिंग थीम के ऊपर बॉडी फोकस करे, बॉडी हमारे क्वेश्चनिंग के ऊपर फोकस करता है। अब क्या होता है पॉइंट नंबर 4 कि पेशेंट कहीं भी चलते होता है और चलते-चलते उसको कंटीन्यूअस फील होता है कि अब मैं यहाँ गिरूँगा, अब मैं वहाँ गिरूँगा, अब ये ऊपर है नहीं चढ़ पाऊँगा, ये अब भी नीचे नहीं चढ़ पाऊँगा। और अगर बाय चांस इसमें कोई एक बाय चांस सिम्पटम्स आ गया, यानी कि अचानक कोई ट्रिगर फैक्टर हो गया, अचानक हल्का-सा पैर लड़खड़ा गया, तो अचानक हमें इसमें एंग्जायटी होती है। और वो चीज़ बचाने के चक्कर में जो 6 पॉइंट है मेंटल एस्केपिंग ये किसी भी जो है, किसी भी डिजीज़ के लिए हमेशा डेंजरस होता है। भले वो एंग्जायटी हो, स्ट्रेस हो, भले वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। मेंटल एस्केपिंग मतलब कि वो सिचुएशन जिससे आपको डर लग रहा है, आप उसको अपने ब्रेन को जो है उसके पास नहीं जाने दे रहे, वो चीज़ से एक्सपोज़ नहीं हो रहे। तो ये कंटीन्यूअस करते-करते हर छोटी-छोटी चीज़ से हम मेंटल एस्केपिंग करते-करते हमारा ब्रेन जो है एक तरह से जैसे पॉइंट नंबर 2 बोला कि हीलिंग के बदले एक ऐसे वायरिंग में जा रहा है कि जहां 24 आवर अलर्टनेस है और ये साइकिल कंटिन्यूअस होती है और ये 100% इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि थिंकिंग के कारण हो रहा है, नहीं, बिकॉज ऑफ दिस पैटर्निंग, बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल पैटर्निंग ये सिम्टम सच में सोमैटिक होता है और उसे सच में डिजीनेस आता है। तो ये किससे रिलीफ मिलता है? ये रिलीफ खाली मिलता है जब पेशेंट एक जगह बैठ जाए। जैसे ही वो बैठता है या कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है, सिम्पटम चली जाती है या वो अपने इंटरेस्ट का थिंक करना चालू करता है, टीवी देखना चालू करता है, किसी चीज़ को देखना चाहता है तो चली जाती है। तो इसे हम बोलते हैं कि पर्सिस्टेंट पोजिशनल परसेप्चुअल डिजीनेस, जो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास पेशेंट मोस्टली इसी चीज़ के लिए आते हैं। इसका डायग्नोसिस सिंपल है कि इसमें 24 आवर पर्सिस्टेंट डिजीनेस सिम्पटम्स, वर्टिगो सिम्पटम्स बने रहते हैं। अब देखिए इसका आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट क्या है? आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है कि वायु प्रकोप 2 ही कारण से होता है, या तो रस धातु क्षय या स्नेह क्षय। यानी आपकी लाइफ़स्टाइल या आपके फूड के अंदर कहीं भी तर्पण चीज़ नहीं है। जैसे बहुत बार हम फुटबॉल में मतलब कोई गेम खेलने जाते हैं, कहीं बाहर से अंदर आते हैं, तो रस धातु का क्षय हो जाता है। अब अगर उसे हम तर्पण नहीं करें, हम उसे जो है अम्ल रस से या मधुर रस से कोई एनर्जेटिक चीज़ लेके तर्पण नहीं करें, तो वहाँ भी वायु जो है प्रकोपित होता है। तो हम इसे बोलते हैं कि खेल के आए हो, घूम के आए हो, थोड़ा-सा जूस वगैरह पी लो और ये जो है वायु का प्रकोप जो हुआ है, वो कम हो जाते हैं। लेकिन ये एक कारण नहीं है। रस धातु क्षय खाली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से नहीं होता है। रस धातु क्षय अति चिंतन से भी होता है। जैसे हमने देखा है कि रस धातु के हेतु में ही है कि अति चिंतन करने से, वायु के कंटीन्यूअस प्रकोप करने से रस धातु का परसिस्टेंस क्षय होता है। यही रीज़न है कि ये पेशेंट लायबल होते हैं कि इनको वर्टिगो और भ्रम जैसे सिम्पटम कंटीन्यूअस हो। और दूसरा कि इसके अंदर सत्व का क्षय होने लगता है, यानी कि कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगती है।
हम ओवर प्रोटेक्टिव होने लगते हैं अपने स्टेप्स को लेके, और हर चीज में डर लगने लगते हैं कि हमें कहीं जा नहीं सकते, हम ट्रेन में नहीं बैठ सकते। तो आज का जो केस प्रेजेंटेशन है, ऑफ कोर्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करेंगे, कि 42 ईयर की फीमेल है, और जिसको कंटिन्यूस आई थिंक सो 10-12 साल से एक ही कंप्लेन है कि इसको चक्कर आते रहती है। बहुत ज्यादा सीवियर जब होता है तो बीटा हिस्टीन लेती है 16 मिलीग्राम, जिससे उसको कम लगता है, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से आराम नहीं मिला। प्रकृति में वात कफात्मक है, और जो है फिर से खंडित निद्रा वाली है, मतलब नींद बरोबर वो सब नहीं आता है। लेकिन इसके ना सिम्टम्स देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले 24 आवर इसको सेंसेशन ऑफ रोटेशन फील होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि जैसे टीवी में कोई फास्ट चीज रन होने लगता है, तो उसे लगता है कि अरे नहीं, अभी मेरा जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा और मुझे चक्कर आएगा। और जैसे ही फास्ट चीज देखती है, ये जो है उसको अवॉइड करने लगती है। जैसे ही ये ट्रेन को अवॉइड करती है, ट्रेन को मतलब ऐसा बोलती है कि ट्रेन में जैसे ही मुझे फास्ट ट्रेन अगर मैं पकड़ूंगी और तेज चलने लगा, तो मुझे चक्कर आने लगता है, और वो पकड़ के बैठ जाती है। तो फास्ट मूविंग ट्रेन से वो ट्रैवल नहीं करती, मतलब वो अवॉइड करती है उसको। और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना पसंद नहीं करती, झूले को देखना पसंद नहीं करती है, कोई मूवी में फाइट सीन देखना पसंद नहीं करती, सिनेमा में बैठ के कोई चीजों को जो है एक तरह से कोई एक्शन या फास्ट चीज, हॉरर चीज इसको पसंद नहीं करती। तो देखिए इस पेशेंट ने कितने सारे चीज को अपने आप से अवॉइड करके रखा है। इसे हम कहते हैं मेंटल एस्केपिंग। ये बहुत खराब होता है। रीजन ये कि मेंटल एस्केपिंग में क्या होता है कि जैसे ही वो चीज आपके सामने होती है, आपको ट्रिगर स्टार्ट होता है, आपको जो है डिजीनेस स्टार्ट होता है। तो ऑफ कोर्स जो मेंटल ट्रिगर फैक्टर है, जो न्यूरल पैटर्न है, वो मेंटल एस्केपिंग से सबसे ज्यादा बताइए, और यही रीजन से ये सब अवॉइड करती है। काफी वेट इंक्रीज कर लिए, ओबेस भी थी, हमने ऑफ कोर्स उसको ओबेसिटी लूज करने का भी ऑप्शन दिया है, थोड़ा एक्सरसाइज किया, और बीटा एस्टिन सिम्टम ट्रीटमेंट। अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें जो मेरा एनालिसिस ये था कि हेतु जो था अति चिंतन, यानी रस धातु क्षय जो हुआ है, बार बार जो भ्रम के अंदर वायु प्रकोप हुआ है, एक तो रस से मतलब अति चिंतन से, अति चिंतन के कारण रात भर सोचते रहती है कि ये डिजीनेस कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। कभी कभी जो है साइकोटिक मेडिसिन ले लेती है नींद आने के लिए। और लेकिन ये एक कारण है कि अति चिंतन से रस धातु की खाली क्षय नहीं है, मज्जा धातु की भी दुष्टि हुई है। और यही चीज है कि ओज क्षय यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी देखने मिलता है। तीनों संप्राप्ति एक साथ चलने के कारण ही जो भ्रम है, यानी कि जो वात है, ये परसिस्टेंट हाई रहता है, और यही उसके भ्रम को उत्पन्न करता है, यानी उत्पन्न करता है। जब भी ये तीनों संतम यानी तीनों संप्राप्ति एक साथ मिलने लगे, तो हमारे भ्रम की उत्पत्ति होता है। इसमें चिकित्सा ऐसी है कि शायद रस अगर धातु पुष्टिकर में कुछ चालू करूं, और आश्वासन चिकित्सा में चालू करूं, सत्वजय चिकित्सा चालू करूं, और रात्रि जागरण इसका बंद कर दो, और अति चिंतन के कारण जो वात प्रकोप हो रहा है, ये दो के लिए मेडिसिन दूं, तो शायद ये हमारे कंट्रोल में आ सकता है। तो किसी भी भ्रम यानी कि ये जो 3D है, 3PD है, इसको अगर मुझे ट्रीट करना है, यानी किसी के 24 आवर जो है डिजीनेस और जो वर्टिगो सिम्टम इसको कंट्रोल करना है, तो मुझे इस आयुर्वेदिक थेरेपी को यानी कि वात के भ्रम थेरेपी को कंट्रोल करने के लिए से 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मेडिसिन से मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, पंचकर्म से कैसे करूंगा, और सत्वजय चिकित्सा यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आयुर्वेद के अंदर औषधि चिकित्सा, देववापस्य चिकित्सा और सत्वजय चिकित्सा है। बहुत लोगों को लगता है कि साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये सब क्या है? ये सब कुछ और नहीं बल्कि सत्वजय चिकित्सा ही है। यानी कि मन के अंदर जो उसकी पावर है, जो उसकी जो कॉन्फिडेंट है, ये किसी सत्व या ओज में रहती है। तो जैसे किसी का सत्वहीन होने लगता है, उसकी कॉन्फिडेंस लूज होने लगती है, वहां संहिताकारों ने यानी महर्षि ने कहा है कि वहां सत्वजय चिकित्सा करनी चाहिए, जो कुछ नहीं बल्कि आज के जमाने पे उसे हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। तो उसी को हमने प्लान करके जो मैंने बताया कि वो ट्रेन से प्रॉब्लम, इस तरह से प्रॉब्लम है, वो वहां 10-15 मिनट उसको दे के ऑफकोर्स उस चीज को हम लोग उसको अलग से ट्रीट करें। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि चार्ज करो 1000 एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो उसे चाहिए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज और टास्क उसको दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी मेडिसिन वर्क कर रही है कि नहीं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहली बात आती है कि जो मैंने हेतु में बताया कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्यों चाहिए, क्योंकि टीवी से अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से उसको चक्कर आ रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो चक्कर आना नहीं, वो एक सेंसेशन है।
क्या कभी टीवी को फास्ट आते देख के उसको चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी है? कभी नहीं। क्या वो ट्रेन में कभी गई है और कभी गिर पड़ी है? कभी नहीं। कभी उसकी हिस्ट्री नहीं है। तो क्वेश्चन है कि क्यों अपने दिमाग को ये बार-बार फीड किया जा रहा है कि टीवी के फास्ट मोशन देखने से और मैं मूवी नहीं देखने जाऊँगी क्योंकि वहाँ अचानक अगर कुछ ज़ोर से बजने लगेगा और अचानक कुछ जो है फास्ट अगर कोई फाइट सीन होने लगी तो मैं व नहीं देख पाऊँगी। इसके कारण वो पिछले 5-6 साल से थिएटर ही नहीं गई हुई है। तो ये सब जो फीडिंग है, ये सब जो मेंटल थॉटनिंग है, ये सबको यानी कि आपको टारगेट करना है और ये बैठ के उसको निकालना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ आया कहाँ से उसको? टारगेटेड क्यों बोला है? कि मैंने उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते समय ये पता लगाया कि ये सब माइंडसेट उसको रॉन्ग उसको आया कहाँ से? तो उसने बताया कि उसके किसी एक फ्रेंड थे, वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उनको अचानक ज़ोर का चक्कर आया और वो गिर गए। अब ये उसने सेम टू सेम वो इंसिडेंट को अपने अंदर परसेप्ट कर लिया, कि मुझे भी चक्कर आ रहा है और मैं गिर जाऊँगी और मुझे उठाने वाला उधर कोई नहीं होगा, मुझे देखने वाला ट्रेन में कोई नहीं होगा और ये उसके एंग्ज़ायटी को ट्रिगर करता है। अब देखिए, होता ऐसा है कि उसका क्वेश्चन जवाब यानी कि ऑफ कोर्स क्वेश्चन बरोबर है, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम उसे इस तरह से समझा सकते हैं कि उसे कोई एक इलनेस होगा, उसका शुगर लो हो गया होगा, उसका बीपी लो हो गया होगा, उसको कोई बीमारी होगी जिसके कारण उसको चक्कर आ गया होगा। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आप में वो कारण नहीं है, आपके अंदर कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। इसलिए आपको जब डिज़ीनेस जैसा फील होता है, तो आपको बस बोलना है कि यू आर ओके। यू डोंट हैव एनी अदर सिम्पटम, आपको कोई बीमारी नहीं है और ये हर बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मूवी भी थिएटर में जाते समय भी आपको बोलना पड़ेगा कॉन्फिडेंट कि कोई कुछ नहीं होगा। होगा तो ऑफ कोर्स ये खाली मेरी एंग्जायटी का थोड़ा बहुत जो है थॉटनिक प्रोसेस है, जो चला जाए। तो अगर हम उसके ऊपर एक्शन करना यानी कि टीवी को देखते समय फास्ट अगर चीज़ आए, थिएटर में बैठते समय, ट्रेन में ट्रैवल करते समय ये चीज़ को अपने दिमाग में फीड करें, तो जो सालों-साल न्यूरल पैटर्न नेगेटिव बनी है, उसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा सकते हैं। आपको उसे टाइम लगता है, 3 महीना लगेगा, 5 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा। लेकिन 24 आवर वर्टिगो और एंग्ज़ायटी या 24 आवर डिज़ीनेस ये हाइली ट्रीटेबल डिज़ीज़ेज़ है, बहुत हाइली ट्रीटेबल है। यानी कि कोई भी 24 घंटा आपको 5-5, 6-6 साल से आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है डॉक्टर साहब आयुर्वेद में कुछ करो, हम उसको शिरोधारा आपको शिरोधारा की ज़रूरत है, नस्य की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें आप दे सकते हैं। लेकिन आप अगर सत्वजय चिकित्सा नहीं करेंगे, आप उसको जो है एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नहीं करेंगे, आप उसको बैठ के समझेंगे नहीं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न से पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न नहीं बनेगा। और वो हर बार आप कितना भी उसको ट्रीट करेंगे तो जैसे ही वो पॉजिटिव फैक्टर सामने आएगा, वो मेंटली उस तरह से थिंकिंग करेगी जिस तरह से वो की हुई है। तो इसलिए बहुत बार ऐसे लोग मुझे पूछते हैं कि अरे सर ये तो मैंने उसे एकदम मकर ध्वज चालू किया था, मैंने तो उसको अभ्रक भस्म चालू किया था, सब ठीक था। अचानक गई थी कहीं और फिर से उसको चालू हो गया। तो क्वेश्चन यही है कि ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसका सत्वजय चिकित्सा नहीं हुआ है। उसका ओज है जो मेंटली यानी सत्वहीनता है, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है उसे नहीं दिया गया है। यही रीज़न है कि सॉरी कि उसके सिम्पटम्स नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए जो भी क्रॉनिक 24 आवर डिज़ीनेस है, 24 आवर वर्टिगो है, उसके अंदर सबसे पहला 50 टू 60% यही काम करेगा। अब बात आता है पार्ट नंबर 2 कि किसी भी वर्टिगो के अंदर ऑफ कोर्स काफ़ी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर एक ऐसा कल्प जो हर वर्टिगो के सिम्पटम में एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 मंथ आप दे सकते हो, वो है पंचामृत लोह गुग्गुल। काफ़ी कम यूज़ किए जाने वाले गुग्गुल में से एक है। इसके जो रेफ़रेंस है यानी आयुर्वेद संहिता के अंदर, ये भेषज रत्नावली बुक के अंदर मस्तिष्क रोग अधिकार के अंदर आने वाली एक ही गुग्गुल है। इस गूगल को थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो इस गूगल के अंदर जो है हर्बल मेडिसिन नहीं है। ये एक ही ऐसा गूगल है जो रसकल्प से बना हुआ है और इसकी भावना जो कटु तेल यानी मोहरी का तेल से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है कि इसमें लिखा गया है कि मास मात्र प्रयोग है ना यानी एक मास में 2 की जो मैं डोजिंग के बारे में बात करूँगा, तो स्नायुजा वातश्चापि विनश्यति न संशयान यानी कि वात ने जिस स्नायु को मतलब ग्रसित किया हुआ है, व्याधि किया हुआ है, उसको बिना संशय से हरण कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ स्नायु वर्ड के बारे में बात करूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ टेंडन भी ले सकते हैं, लेकिन रेफरेंस के हिसाब से स्नायु के बारे में बात करें तो यहाँ हम लोग नर्वस सिस्टम भी ले सकते हैं।
या हम लोग नर्व एंडिंग भी ले सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी ले सकते हैं। यानी कि बार बार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिस परसिस्टेंट को लेके बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार भ्रम पैदा कर रहा है, वो इस मेडिसिन से जा सकता है। दूसरी बात कि इस कल्प को अगर ध्यान दे तो रौप्य भस्म श्रेष्ठ वातग्न, यानी मूड वातानुलोमन है। स्नायु को बल देने वाले अगर आयुर्वेदिक ड्रग कल्प में से आप देखने जाओ तो यानी कि टेंडन लिगामेंट नर्व के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करने वाला रौप्य भस्म है। रेफरेंस पढ़ के देखिए, काफी अच्छा काम करता है। अभ्रक भस्म मन व स्रोतस के ऊपर वात शमन काम करता है। स्वर्ण मासिक और लोह जैसे कल्प जो है ये रस प्रसादन कर्म अच्छा करता है, और साथ ही साथ जो है ये एक मस्तिष्क के अंदर रक्त प्रसादन के साथ साथ ही वहां जो है जीवन काम करता है, यानी कि वहां पोषण पहुंचाता है। गुग्गुल का काम यहाँ अग्नि दीपन करके रखना है, यानी कि हर धातु के अंदर जिसके कारण क्षय हो गया है वो कम रहे। और इधर कटु तेल का काम है, मोहरी का तेल का काम है फिर से शरीर के अंदर उष्णता रखना और वात वाहिनी के अंदर शीत गुण का शमन करना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो वायु प्रकोपित होता है ये हमेशा अपने शीत गुण को लिए प्रकोपित होता है। यही पेशेंट है खास करके जो है कोल्ड सेंसेशन फील करते हैं। एंजाइटी आने के पहले आप हमेशा देखोगे घबराहट वाली जो सिम्टम है ये हमेशा कोल्ड सेंसेशन देते हैं और फिर स्टार्ट होते हैं, तो वायु अपने शीत गुण से प्रकोप होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो गुग्गुल कल्प है ये खास करके पंचामृत लोह गुग्गुल है। बाय डिफॉल्ट भी जो है मज्जा व स्रोतसगामी है, वात शामक है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट अगर आप देखोगे तो अगर एनीमिक कंडीशन इंड्यूस भ्रम है तो भी ये कवर करता है। एंजाइटी इंड्यूस है तो उसके अंदर अभ्रक जैसे कल्प है जिसके अंदर मल्टी मिनरल्स है जो ब्रेन के लिए बूस्ट काम करता है, वो भी एक तरह से अच्छे काम करते हैं। तो यानी कि पंचामृत लोह गुल जो मस्तिष्क रोग अधिकार वाले जो ब्रेन डिजीज के लिए ये बाय डिफॉल्ट एक्टिंग ब्रेन के ऊपर करता है और आप इसे यूज कर सकते हो। हम इसे मास यानी कि 125 में मतलब मास थोड़ा ज्यादा हो गया बट 125 मिलीग्राम एक रत्ती जो है टैबलेट या 250 मिलीग्राम इसको ट्वाइस अ डे हम यूज करते हैं। और जैसे पहले भी बताता हूँ कि ब्रेन को अगर आपको एक्शन करना है तो ड्रग जो है ये वात काल या तो जो है निशिकाल ये दो में होता है। तो ये पेशेंट को ज्यादा करके ये टैबलेट जो है एक मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक और एक बेड टाइम यानी कि निशिकाले दिया जाता है जो ऊर्ध्व चतुर्गत पे जाता है। तो ये दो चीज से ऐसा होता है कि आप देखोगे कि धीरे धीरे तुरंत नहीं लेकिन एक मंथ अगर परसिस्टेंट आपने स्टार्ट किया तो आपका डीजीनेस जो कंप्लेन है काफी हद तक पेशेंट का कम होता है। वो ये क्योंकि उस चीज को यानी कि एक बार आपने मेंटल उसको कॉन्फिडेंट दे दिया, सीबीटी थेरेपी किया तो बाकी जितने भी सिम्टम्स जो पर जो हमने बताया कि सोमेटिक सिम्टम्स है, रियल सिम्टम है, ये मेंटल इलनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ थॉट वो खाली ट्रिगर हो रहा है। तो थॉट को हमको खाली जो है हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से चेंज करना है। लेकिन ये बोल के नहीं चलेगा कि खाली ये मत करो उसके सिम्टम्स का क्या। तो सिम्टम्स को ट्रिगर मतलब टैकल करने के लिए हमारे पास जो है पंचामृत लोह गूगल है। पंचामृत लोह गूगल के बाद जो दूसरा आता है पंचीर्दीय वर्धन तेल का नस्य। इधर जो है चीजें आप अलग अलग यूज कर सकते हो डिपेंड अपॉन क्या आप यूज करना चाहते हो। पंच इंद्रिय वर्धन तेल स्पेसिफिकली यहाँ ऑफ कोर्स मैंने लिखा है, लेकिन जिसे पोस्ट हर्पिस या जो बीपीपीवी है बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो, इस केस के अंदर हम लोग पंच इंद्रिय वर्धन तेल का ज्यादा यूज करते हैं। कोई नॉन डिजीज हिस्ट्री इंड्यूस हो या कोई वेस्टिबुलाइटिस इंड्यूस हो तो हम इसे ज्यादा यूज करते हैं। और एल्स दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है षड बिंदु तेल। षड बिंदु तेल थोड़ा मज्जागामी ज्यादा है इसके साथ साथ, तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं और प्लस आप किसी भी घृत का या किसी भी तेल का जो आपको संप्राप्ति लगे यूज कर सकते हैं। लेकिन नस्य का जाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि नस्य थेरेपी यानी कि हमें नासा को सिरसा द्वार यानी कि नस्य देने से जो आपके मेडिकेशन है डायरेक्टली ब्रेन एक्टिंग होते हैं। तो आप अगर षडबिंदु तेल के नस्य को देखोगे तो ज्यादा करके ज्योतिषमती और बाकी ऐसे कंटेंट है जो थोड़े मेद्य है, जो थोड़े अच्छे से मज्जा का भ्रमण कर सकते हैं। ये जो नस्य थेरेपी है ये कंटिन्यूअस 1 मंथ तक हम लोग रखते हैं। 7 दिन करते 7 दिन का गैप, 7 दिन करते 7 दिन का गैप, ऐसा कंटिन्यूअस करना चाहे। और अगर पेशेंट आपके पास डेली नहीं आती हो तो उसे दिन में मर्श नस से कम मतलब 7 से 8 बार दिन में वो एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल लेनी चाहिए पूरा 1 मंथ तक, तब जाके कुछ एफिकेसी इसकी आना चालू होती है। आप एक एक ड्रॉप पर नॉस्ट्रिल 3 4 5 बार देंगे इसका कोई मतलब नहीं होगा। मर्श नस से एक ड्रॉप दिन में 2 बार अगर आप दे रहे हो तो मिनिमम 7 to 8 काल तो वो फॉलो करना चाहिए जो 14 काल बोला गया है। इसके बाद जो
सबसे बेस्ट थेरेपी इसके ऊपर काम करती है, यानी ग्रोथ के अंदर आपको पास और चॉइस है। लेकिन महापैचासिक ग्रोथ का यह बहुत ही अलग रोल है। महापैचासिक ग्रोथ के कंटेंट को आप देखो तो थोड़ा-सा जो छोटा हो गया, लेकिन देखेंगे जटामासी, हरितकी है, क्रौंच बीज है यानी कपीकच्चू का बीज है, वचा है, इसके अंदर शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है। तो ये जो कल्प है महापैचासिक घृत, ये बहुत हद तक हम देखेंगे कि पेडियाट्रिक के अंदर इसे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो सत्वजय चिकित्सा यानी कि ओजवर्धन, सत्वर्धन चिकित्सा करनी है, जो अपस्मार और उन्माद दोनों के अंदर यूज करना है, तो ये घृत वहां सर्वश्रेष्ठ काम करता है। और कंटेंट वाइज भी जो है से हमने पहले बताया कि हमारे वर्टिगो के पेशेंट, डिजीनेस के पेशेंट, जिसको 24 आवर वर्टिगो आ रहा है, उसके अंदर हम इसे जो है एज अ नस से भी यूज कर सकते हैं एक रसायन के तौर पे, और इसे पान के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पान के लिए यूज करते समय इसकी एफिकेसी काफी अच्छी होती है। ज्यादा करके इसे हम लोग जो है बेड टाइम 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम विथ मिल्क या ऐसे ही हम उसको पेशेंट को लेने के लिए कहते हैं। तो जैसे-जैसे आप ये तीनों टैबलेट की थेरेपी चालू करोगी, जहाँ मैं महापैचासिक ग्रोथ फिर से कंटेंट देखने जाए तो इसमें जितने भी कंटेंट है, पूरे के पूरे जो है आपके मज्जागामी है और सत्वर्धन चिकित्सा के कारण है। 1 मंथ के थेरेपी के बाद पेशेंट को जो हमने ये देखा, वो ये कि इसका लगभग जितने भी डिजीनेस है, यानी खास करके 20% रिड्यूशन का बोलने का ये अर्थ है कि 20% रिड्यूस उसके ट्रिगर फैक्टर में आए। यानी कि जो 24 घंटा उसको लगता था कि नहीं यहाँ चक्कर आ जाएगा, वहाँ चक्कर आ जाएगा, ये बिल्कुल ही चला गया। यानी थर्ड पॉइंट देखो, पेशेंट जो है हमने स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज उसे बोला था, हार्डली जो 2-2 3-3 मिनट करती थी और उसको चक्कर जैसा फील होता था। अब जाके वो 15 टू 20 मिनट एक्सरसाइज करती हैं। एक्सरसाइज करने से ये पेशेंट को थोड़ा और कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं वो भाग सकती है, वो गिरेगी नहीं, उसे कुछ मतलब डिजीनेस नहीं आएगा। तो ये ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट देने का सत्व वजह चिकित्सा का ही एक टाइप है, लेकिन इसे लिथर्जी नहीं होता है। इंसोम्निया बिल्कुल भी चला गया, जो काफी पर्सिस्टेंट सिम्पटम थी। यानी कि 20% रिडक्शन, यानी कि वो धीरे-धीरे ऑफ कोर्स जो मेन सिम्पटम्स उसका था कि टीवी देखने पे उसको अचानक कुछ आ जाएगा तो उसको चक्कर आ जाएगी, फ्लैश हो जाएगा तो चक्कर आ जाएगी, वो सिम्पटम तो लगभग चला गया। रनिंग कर लेती है, रेगुलर एक्सरसाइज करती है। अब जो प्रॉब्लम उसका अभी है, वो है स्पीड इंड्यूस्ड जो है डिजीनेस, जो खास करके ट्रेन वगैरह से स्टार्ट होने वाला है। तो हम भी उसको धीरे-धीरे एक्सपोज़ करने वाले हैं, यानी कि एक झटके में नहीं कॉन्फिडेंट दे सकते कि नहीं जाओ भागो सीधा ट्रेन में, क्योंकि कभी-कभी ये सब ट्रिगर फैक्टर जो है वापस से सिम्पटम्स को बढ़ाता है। तो हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे एक्सरसाइज वो रेगुलाइज़ करेगी, जैसे वो थोड़ा बस में कॉन्फिडेंटली ट्रैवल करने लगेगी और कॉन्फिडेंटली ट्रैवल करने लगेगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, बहुत कॉन्फिडेंटली बस में ट्रैवल करने लगे, तो मेरा ऐसा प्लान है कि इस पेशेंट को मैं बोलूँगा कि नहीं अब आप जो है स्लो ट्रेन से पकड़ो, स्लो ट्रेन में नहीं होगा, एक बार उसमें कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया तो फास्ट ट्रेन पकड़ो। तो ऑफ कोर्स ये तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक जगह से काम कर सकती है। तो यानी कि इसे हमें 6 मंथ तक मिनिमम ट्रीटमेंट देना है। रक्त मोक्षण के लिए वो इंसिस्ट नहीं हुई है, तो ऑफ कोर्स वो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ बार-बार कि रक्त मोक्षण से ज़्यादा बेस्ट एंटी एंग्जायटी मेडिसिन नहीं हो सकता। इसका इसका बहुत सारी चीज़ बहुत सारे एक्सपीरियंस से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बार स्टूडेंट भी ऐसा बोलते हैं कि सर मैं जो एग्ज़ाम आ रहा है, मैं पढ़ना चालू कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मेंटल फटीग हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि रक्त मोक्षण करो। रक्त मोक्षण करके फिर कुछ जाके जो भी आपको पसंद हो, ब्राह्मी, जटामासी या कुछ भी स्टार्ट करो। रीज़न क्यों? रक्त मोक्षण करने के बाद जो है एक नया जब रक्त आता है तो रक्त प्रसादन कर्म अच्छा होता है। दोष वृद्धि यानी वात वृद्धि के लक्षण कम होते हैं और फिर आपके दिए हुए मेडिसिन बहुत फास्ट काम करते हैं। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि मतलब कुछ-कुछ लोगों को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, खास करके जिसको स्टडी रिलेटेड या कुछ ऐसे पर्सिस्टेंट ऐसा नेगेटिव थॉट्स आते हैं या लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ऐसे पेशेंट रक्त मोक्षण करके भी जो है एक तरह से अपना जो मेंटल बूस्टिंग कर सकते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर भी ये बेस्ट लाइन होता कि अगर मैं इसका रक्त मोक्षण करता और फिर मैं इसे घृतपान करके जो है मेडिसिन चालू करता, काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी होती है। बट ये नहीं करते हैं। तो रीज़न है कि ऑफ कोर्स कि वो डर रही है। अभी भी वो डर वाला फैक्टर बैठा हुआ है। तो येस, आप इन फ्यूचर प्लान कर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर सीबीटी और प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो इस तरह से मॉडर्न के अंदर जो चीज़ है, यानी कि जिसे हम बार-बार कहते हैं कि ये डिजीज़ को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कि परसिस्टेंट
पोस्चरल परसेप्शन डिजीनेस जो है, इसका ट्रीट कैसे किया जाए और किस तरह से किया जाए। तो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे, सेकंड अटेम्प्ट पे पेशेंट को करना। सीबीटी कैसे किया जाता है, ये आप काफ़ी वीडियो देखो। मैं भी जैसे बताया कि मैं ये 1000 एक्स्ट्रा चार्ज लेता हूँ उसका, कि उस आराम से बिठाता हूँ, 20-25 मिनट सुनता हूँ और फिर उसके सॉल्यूशन को अलग करता हूँ। यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग जो है चलती है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो मेरी तरफ से चलता है, वो अलग चलता है। तो हमेशा इस दोनों चीज़ को आप पैरेलल लेके चलेंगे, यानी सत्वोजय चिकित्सा एक साथ लेके चलेंगे और साथ ही मेडिकेशन लेके चलेंगे। तो ये जो 24 आवर होने वाला लॉन्ग टाइम डिजीनेस है, यानी कि अगर आप सोचो कि इस एक पेशेंट के अंदर जिसको इतना क्रॉनिक सिम्पटम है, 13 साल का डिजीनेस जो बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा था, वो अगर बिल्कुल इतना अच्छा हो जाए कि वो सब जिस चीज़ को अवॉइड कर रही है, वो चीज़ को कर रही है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी एक जो है लेसन लर्निंग जो है केस होगा। तो आई होप सो आपको ये केस काफ़ी समझ आया होगा। होप सो कि इसमें से कुछ नया चीज़ आपको गेन हुआ होगा रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू लाइन ऑफ थेरेपी और रिगार्डिंग 3पीडी जिसे हम लोग पढ़ना है और इसको शॉर्ट टर्म पे ही हम लोग कह सकते हैं कि यही पेशेंट जो है हमारे पास आती है और इसको जैसे मैंने वही बताया कि 6 मंथ तक या 8 मंथ तक आप इसे मतलब परसिस्टेंट अगर इसे मेडिकेशन रखो, जैसे हमने एक ही मंथ रखा है और इस सेकंड मंथ, थर्ड मंथ तक ठीक हो जाएगी। लेकिन तो भी मेडिसिन 6 मंथ तक रहते हैं। तो कोई भी 24 आवर होने वाला डिजीनेस है, 24 आवर होने वाला वर्टिगो कंप्लेन है, खास करके जो ये 3पीडी जो अनडायग्नोज कंडीशन है, बहुत डिफिकल्ट है इसको डायग्नोज करना। ये हाईली ट्रीटेबल है। इसलिए भले नाम नहीं आए, लेकिन सामने एकदम सिंपल है कि 24 घंटा होने वाला आपका डिजीनेस, 24 घंटा आपका होने वाला वर्टिगो, चक्कर आना, ये आयुर्वेदिक थेरेपी से बहुत ही हाईली ट्रीटेबल है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग और आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप जो है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।